अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चंस करेंगे, इसकी कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से निकलती है। तो अपने लेक्चर को शुरू कर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हमारे पास होता है कैपिटल। कॉस्ट को जानने से पहले हमें कैपिटल को जानना होगा। कैपिटल जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, यानी कैपिटल। और कैपिटल के लिए या बिज़नेस शुरू करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से या तो लोन लेते हैं या किसी फ्रेंड वगैरह से इक्विटी लेते हैं या फिर आप शेयर इशू करते हैं। लोन के थ्रू और शेयर के थ्रू जो पैसा इकट्ठा होकर बनता है उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उसकी कॉस्ट होती है। कहीं से आप पैसा लेंगे तो वो फ्री में तो नहीं मिलेगा, यानी कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर आपको पे करना होता है इंटरेस्ट की सूरत में। आपके लिए कॉस्ट होगी, तो वो जो आप इंटरेस्ट की सूरत में उसके पैसे रिटर्न करेंगे वो आपके लिए कॉस्ट होगी। जो आगे से ले रहा है बैंक उसके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा। इसी तरह जब आप शेयर इशू करते हैं तो शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दे रहे होते हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हमारे लिए कॉस्ट होगी। तो वो कॉस्ट हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी कॉस्ट है हमें शेयर इशू में या लोन लेने पे। उस कॉस्ट को मेजर करने के लिए हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल हो और हम अपने बिजनेस में लगाएं। अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल असल में वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि एक कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे अर्न करना होता है ताकि अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सके, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों या लेंडर्स हों। ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो फंड्स यूज़ करने की वजह से होती है। बेसिकली तो मिनिमम रेट को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट कुछ कॉस्ट देनी होगी इंटरेस्ट की सूरत में या जिस भी फॉर्म में उसको। तो ये तो हो गया डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब इसकी हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं ताकि इस टॉपिक के हमें इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल जाए। सबसे पहले हमारे पास है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यूज्ड एज डिस्काउंट रेट इन एनपीवी एंड आईआरआर। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एनपीवी और आईआरआर जैसे टूल्स में डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज़ किया जाता है। बेसिकली कैपिटल बजटिंग में हेल्प करता है। जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं तो हम किसी न किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम देखना है कि इस प्रोजेक्ट से अगर मुझे 15% रिटर्न मिल रहा है तो जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, मुझे 10% पड़ रही है, 15% पड़ रही है या 18% पड़ रही है। तो उस डिसीजन में हमें ये हेल्प करता है। सेकेंड हमारे पास है फाइनेंसिंग डिसीजंस हेल्प्स इन चूजिंग बिटवीन डेट, इक्विटी और अ मिक्स। ये कंपनी को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि डेट लेना बेहतर है, इक्विटी इशू करनी चाहिए या दोनों को मिक्स करके हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। थर्ड हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स एसेंशियल इन कैलकुलेटिंग फर्म वैल्यू थ्रू डीसीएफ। डीसीएफ मेथड में फ़र्म की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि फ़र्म की कितनी कॉस्ट है, हमें उसकी वैल्यू का पता चल जाता है, तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करने में इजी रहता है। डिविडेंड डिसीजंस गाइड्स वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स और री इन्वेस्ट। ये गाइड करता है कि प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर हम लोग दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कंपेयर प्रोजेक्ट रिटर्न्स विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी अपने प्रोजेक्ट के रिटर्न्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करती है ताकि पता चले कि प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा और ये आगे बेनिफिट हमारे लिए है या नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात करें तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है।
कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात करें तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट। की कॉस्ट क्यों होती है? जो कंपनी अपने बोर्डेड फंड्स यानी लोन्स या डिपेंचर्स पे करती है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा होता है, वो डेट की सूरत में होता है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड देने की वजह से होता है। तीसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एज अ रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी के शेयर्स में। फोर्थ हमारे पास है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, जो प्रॉफिट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि बिजनेसेस में दोबारा इन्वेस्ट करती हैं। ये शेयर होल्डर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके बाद हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। हम बेसिकली क्या देखना चाहते हैं कि इन सब को मिला के मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बना है, तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि हमें इसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं पता होगी। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट है, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट है, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है? जो आप लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं या बॉन्ड्स होते हैं जो कि भी आपके बुक में लिखा हुआ हो, तो जो उस पे डेट कहते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट आपको पड़ा होता है तो वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कंसिडर्ड होता है। कॉस्ट ऑफ डेट अब दो तरह की होती है, एक होती है इरिडीमेबल डेट, एक होती है रिडीमेबल डेट। ये क्या होते हैं? ये आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं बेसिकली। इरिडीमेबल क्या होते हैं कि जिसमें आपको ये ना पता हो कि मेच्योरिटी टाइम पीरियड कितना है, यानी कि कितने साल के बाद ये मेच्योर हो जाएगा। इसको हम लोग बेसिकली परपीचुअल भी कह रहे होते हैं, मींस नो फिक्स मेच्योरिटी डेट। फार्मूले की अगर हम बात करें तो इरिडीमेबल के फार्मूले में केडी हमें क्या डिनोट कर रहा होता है? ये होता है कॉस्ट ऑफ डेट। आई इज़ द इंटरेस्ट 1 माइनस टी। आई जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब कि आई से टैक्स को माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एनपी। एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड। चलिए यहाँ अब हम एनपी को भी समझ लेते हैं। ये वो वैल्यू होती है जो डिबेंचर या शेयर को सेल करने के बाद आपको मिलती है। अब रिडीमेबल डेट की हम बात करें तो मेच्योरिटी टाइम पीरियड आपको पता होता है हैज़ अ फिक्स मेच्योरिटी। अगर हम रिडीमेबल डेट के फॉर्मूले की बात करें, के डी कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी टैक्स प्लस आर वी हमारे पास क्या होता है? ये रिडीमेबल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू बॉन्ड के ऊपर लिखी हुई होती है, माइनस एन पी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है कि कितने साल की मेच्योरिटी है, तो मेच्योरिटी टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम एन करते हैं, डिवाइडेड बाय आर वी रिडीमेबल वैल्यू प्लस एन पी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये फार्मूला जो है ये आफ्टर टैक्स के लिए है। अगर बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन हमें आ जाता है कि बिफोर टैक्स के लिए आपने फाइंड करना है, तो उसमें हम 1 माइनस टी जो है ये दोनों फार्मूलाज में से हटा देंगे। तो चलिए अब हम कॉस्ट ऑफ डेट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ कंपनी प्लान्स टू इश्यू लॉन्ग टर्म डेट टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। एक कंपनी है जो कि एक लॉन्ग टर्म डेट अपना इशू करना चाह रही है ताकि अपने वो कंपनी के ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज कर सके। द डिटेल्स ऑफ द बॉन्ड इशू आर, हमें क्या क्या गिवन है। पार वैल्यू गिवन है ₹1000। बॉन्ड लाइफ हमारे पास 15 ईयर्स मेंशन है। कूपन रेट 10% है। फ्लोटेशन कॉस्ट या फ़ी हमारे पास जो है वो ₹20 है। टैक्स हमारे पास यहाँ पे 35% है और डिस्काउंट ऑन इशू करने पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो ₹30 है। अब अगर हम लोग रिडीमेबल डेट का सॉल्व करने लग गए, क्योंकि इरिडीमेबल डेट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास सिंपल है, और अगर हम इसका सॉल्व करें तो हमारे पास अगर सपोज इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, पार वैल्यू लेंगे। सेम इसकी तरह हम लोग यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट भी गिवन है, हम लोग डिस्काउंट रेट भी गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, पार वैल्यू में से इस फीस को माइनस कर देंगे। सपोज हमारे पास पार वैल्यू है 1000, हम माइनस करेंगे इसमें से 20 हमारे पास है फ्लोटेशन फ़ी और 30 हमारे पास क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू। तो इन सब को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 950। साथ ही हमारे पास जो टैक्स रेट है, हम लोग 35% है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.35, और जो
एनपी है हमारे पास, वो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कि कूपन रेट 10% है तो हम लोग 1000 का 10% ले लेंगे। जब हम 1000 का 10% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एनपी आ गया। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल आ जाएगा हमारे पास। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। फॉर रिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट के लिए के डी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डेट आई 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी रिडीमेबल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू माइनस एन पी नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन मेच्योरिटी टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज़ ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन थी। आई फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि पार वैल्यू हमारे पास 1000 रुपीज़ है, कूपन रेट 10% है, तो हम लोग 1000 का 10% ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100 आई इंटरेस्ट। और 1 माइनस टैक्स, टैक्स के लिए हमारे पास टैक्स रेट 35% मेंशन है, हम इसको कन्वर्ट करके 0.35 कर देंगे। प्लस आर वी हमारे पास है रिडीमेबल वैल्यू, ये हमारे पास एक्चुअल जो फेस वैल्यू होती है, पार वैल्यू होती है, हम लोग उसको लिखेंगे। माइनस एन पी नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पार वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास 1000, हमारे पास फ्लोटेशन फ़ी मेंशन है और डिस्काउंट मेंशन है, तो हम फ्लोटेशन फ़ी को माइनस कर देंगे और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 950 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारे पास नेट प्रोसीड्स आ गया। डिवाइडेड बाय एन, एन हमारे पास जो है मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम में ये मेच्योर हो जाएगा, तो हमारे पास 15 ईयर्स मेंशन है, तो हम लोग यहाँ पे 15 लिख लेंगे। इरेडीमेबल में हमारे पास टाइम पीरियड नहीं मेंशन होता। डिवाइडेड बाय सेम आर वी, हमारे पास रिडीमेबल वैल्यू, हमारे पास पार वैल्यू आ जाएगी 1000 प्लस 950 हमारे पास नेट प्रोसीड्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब हम सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 65 आ गया, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3.33 डिवाइडेड बाय 975। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट क्या आ जाती है, 0.0701 या फिर 7.01% हमारे पास, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड हो गई हुई है। तो इस तरीके से आप लोग इरेडीमेबल और रिडीमेबल डेट को फाइंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक क्या होती है, ये सेम ही होती है। प्रेफर्ड का मतलब है कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो फिक्स अमाउंट में डिविडेंड देना पड़ता है। फिक्स डिविडेंड के लिए बेसिकली हम लोग प्रेफर्ड स्टॉक को यूज़ कर रहे होते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक में भी दो तरह की हमारे पास आती है, एक इरिडीमेबल और अदर वन इज़ रिडीमेबल। इरिडीमेबल में अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो के पी इज़ इक्वल टू पी डी। पी डी इसका मतलब है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जितना भी दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो भी डिविडेंड होगा, मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल के बाद आपको जो उस पर D1 मिलेगा उसको हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड कह रहे होते हैं। डिवाइडेड बाय पी ओ, प्राइस ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड की प्राइस चल रही होगी। मैंने बताया कि ऊपर लिखी होती है वो फेस वैल्यू होती है, जैसे कि 100 रुपीज़, लेकिन मार्केट में 110 का चल रहा होगा, तो वो 110 जो है वो यहाँ पे हमारे पास उसकी फेस वैल्यू प्राइस होगी डिविडेंड की। इसको हम नेट प्रोसीड्स भी कहते हैं। इसमें सिंपल हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड कर देना है प्राइस से, तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक की अगर हम बात करें तो के पी इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज़ इक्वल टू पी डी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी हमारे पास क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, माइनस पी ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एन मेच्योरिटी टाइम हमारे पास होगा। सेम इसी तरह आर वी प्लस कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक की एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अ कंपनी इश्यूज 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक कंपनी है जिसने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए 9%, इसको हम लोग D1 भी कहते हैं। विद अ पार वैल्यू, इसकी पार वैल्यू हमारे पास क्या है, $100 ईच। द शेयर्स आर सोल्ड टू इन्वेस्टर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 102 पर शेयर। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गई है, 102। बट द कंपनी इनकर्स अ फ्लोटेशन कॉस्ट, इनकर हो रही है, उसे बेयर करनी पड़ी है $2। द शेयर्स आर रिडीमेबल एट
पार $100 आफ्टर 5 ईयर्स। हमारे पास मेच्योरिटी टाइम पीरियड भी गिवन है 5 ईयर्स। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड करनी है। अगर हम इरिडीमेबल की बात करें तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय पीओ और पी नॉट। पीडी की अगर हम बात करें तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास है D1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसकी हम वैल्यू लेंगे 9% और पार वैल्यू 100। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या पीडी आ जाएगा, प्रेफर्ड डिविडेंड 9। और पी नॉट की अगर हम बात करें तो हम लोग सेलिंग प्राइस में से जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी या फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन हो डिस्काउंट तो हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरह हम लोग 102 में से सेलिंग प्राइस में से हमने माइनस कर दिया फ्लोटेशन कॉस्ट में, हमारे पास 100 वैल्यू आ जाएगी। तो इरिडीमेबल के हम क्या करेंगे, हमारे पास पी डी हमारे पास आ गया है 9, पी नॉट आ गया हमारे पास 100, तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो इरिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और रिडीमेबल की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फार्मूला है, के पी हमारे पास है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, पी डी हम लोगों ने फाइंड किया है, D1 को मल्टीप्लाई किया पार वैल्यू से, हम लोग 9 की वैल्यू इनपुट कर देंगे। आर वी हमारे पास क्या होता है, फेस वैल्यू होती है जो कि पार वैल्यू होती है ओरिजिनल। 100 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, 100 हमें मेंशन है, माइनस पी नॉट हमारे पास क्या है 100। हम लोगों ने सेलिंग प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दिया था तो वो हम 100 की वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास मेच्योरिटी टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 100। सेम हम लोग आर वी और पी नॉट के हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे, इसको हम लोग उसके बाद सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद ओवरऑल हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक की वैल्यू क्या आ जाती है 0.09 और 9% हमारे पास प्रेफर स्टॉक आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी के 2 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।